not the main topic, so I have not explained it in detail, but now in this chapter it is one of the important topic. So I'm going to tell you about genetic code in details now. Okay, the concept of genetic code was first given by the scientist George Gamow. ठीक है, सबसे पहले जेनेटिक कोड जो है उसके बारे में किन्होंने बताया था? जॉर्ज गमाओ नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। और गमाओ जो थे वो कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है, ही इज अ फिजिशिस्ट, फिजिक्स के साथ बिलोंग करते थे वो। और उन्होंने जो है ये बताया कि कोडॉन्स जो है उनका नंबर कितना होना चाहिए। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेल फेमिलियर विद द टर्म कोडॉन और यू कैन से जेनेटिक कोड। व्हाट इज इट? अगर हमने एक लाइन में डिफाइन करना है तो कहते हैं कि जेनेटिक कोड वर्ड जो है हम यूज करते हैं किसके लिए? ट्रिपलेट ऑफ बेसिस के लिए। ट्रिपलेट ऑफ बेसिस मींस कि एक ट्रिपलेट के अंदर कितने नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं? 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस है। ठीक है, तो जॉर्ज गमाओ जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ये अटेम्प्ट किया। ऐसे नहीं है कि गमाओ ने ही किया, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए थे, पर उसमें से जो जॉर्ज गमाओ थे उनका जो व्यू है, व्यू पॉइंट जो है इसको एक्सेप्ट किया गया। और वो फिजिशियस्ट थे, मैंने आपको बताया। उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास कितनी अमाइनो एसिड्स हैं, लगभग अगर हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो आपको पता है कि हर एक अमाइनो एसिड जो है उसको एक कोडॉन जो है वो कंट्रोल करता है। वन कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन अमाइनो एसिड। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो कोडॉन्स जो है उनका नंबर कितना होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि कोडॉन्स का नंबर जो है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है उनसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो कहता है कि 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने वाले जो कोडॉन्स है वो कंप्लीट होंगे। और हमें ये भी पता है कि कोडॉन जो है वो किससे बना हुआ है? ट्रिपलेट ऑफ बेसिस से बना हुआ है। तो कहते हैं कि इन बेसिस को अगर हम बात करें इन बेसिस की, तो ये बेसिस जो है वो भी कितने हैं नंबर में? 4 है। तो कहता है कि किस तरीके से हम इन 4 बेसिस को अरेंज करें कि हमारे पास कोडॉन का नंबर जो है वो अमाइनो एसिड के नंबर का क्या हो? डबल हो या उससे ज्यादा हो। तो उन्होंने अपना एक सजेशन दिया। उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है कोडॉन्स जो है उनको अरेंज करने की कोशिश की। अगर वो कहते हैं कि 4 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है बेटे, 4 4 से कितना हो जाएगा फिर? हाँ जी, अगर हम 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, 4 4 से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर हम, हमारे पास 4 बेसिस है, नाइट्रोजीनियस बेसिस 4 हैं, और अगर हम उसे स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करते हैं यानी 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ कोडॉन कितने आते हैं? 16 आते हैं। और 16 कोडॉन का मतलब है कि उनका नंबर अमाइनो एसिड के नंबर से कम है, इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई कोडॉन ऐसे होंगे जिनको एक ही अमाइनो एसिड नहीं, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड्स को कोड करना पड़ेगा, और इस वजह से क्या क्रिएट होंगी? कंफ्यूजन क्रिएट होंगी। ठीक है बेटे, तो उसने कहा कि 4 का स्क्वायर जो है वो हमें कम यील्ड देता है, हमें सिर्फ कितने कोडॉन देता है? 16 कोडॉन देता है। तो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्क्वायर हेयर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका क्यूब लेके देखते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम 4 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है बेटे, तो हमारे पास कोडॉन का नंबर कितना हो जाएगा? सोचिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, हमारे पास 64 कोडॉन हो जाएंगे। और उनका नंबर अमाइनो एसिड जो सिर्फ 20 है उसके नंबर से काफी ज्यादा है, तो इसलिए हम 4 का स्क्वायर नहीं लेंगे, उसकी जगह पे हम 4 का क्यूब लेंगे, बिकॉज हमारे पास कितने कोडॉन आते हैं? 64 कोडॉन आते हैं। और इस तरीके से ये वाला जो उनका सजेशन था वो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो है उनको काफी ठीक लगा। और उसके बाद जो है गमाओ जो है उन्होंने ये कहा कि अमाइनो एसिड्स के लिए जो कोडॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक्चुअली कितने हैं नंबर में? 64 हैं। पर ये 64 के 64 कोडॉन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। ठीक है, इसमें से कितने करते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ कोडॉन ऐसे हैं जो कैसे हैं? स्टॉप कोडॉन्स हैं। ठीक है, वो या तो क्या करते हैं, कुछ भी कोड नहीं करते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो, कुछ साइंटिस्ट जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोडॉन्स जो है वो अमाइनो एसिड के लिए कोड ना करें। ठीक है, तो उन्होंने काफी टाइम तक जो है इसके ऊपर रिसर्च किया, बट एट द एंड दे आर नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल टू फाइंड आउट दैट देयर मे बी सर्टेन कोडॉन्स व्हिच आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग। तो गुस्से में आके उन्होंने उन कोडॉन्स को जो कुछ भी कोड नहीं करते थे उनको क्या नेम दिया?
दे कॉल दीज कोडॉन्स आर नॉनसेंस कोडॉन्स। ओके बेटे, जैसे हमें कोई चीज पता नहीं लगती है तो हम नाराज हो जाते हैं और उसके लिए एक खराब सा वर्ड यूज करते हैं, तो साइंटिस्ट हैव कॉल्ड दिस कोडॉन्स एज नॉनसेंस कोडॉन्स। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द 64 कोडॉन्स, हाउ मेनी कोडॉन्स आर वर्किंग? ओनली 61 कोडॉन्स आर वर्किंग, एंड रेस्ट ऑफ द कोडॉन्स दैट इज 62, 63 एंड 64, जो तीन हमारे पास बचे हैं वो एक्चुअली कौन से हैं? वो कोडॉन्स हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते हैं, और इसलिए हम उनको क्या नेम दे सकते हैं? नॉनसेंस कोडॉन्स का नेम दे सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो मैंने जॉर्ज गमाउथ ने क्या सजेशंस दिए थे उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ही इज अ फिजिशिस्ट and he is the first one who gave the concept of genetic codes, and according to him what he says there are only 4 bases, so if they have to code for 20 amino acids then the code should be made up, ठीक है, सच दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, उनके अंदर किस तरीके से होना चाहिए कि हमें अमाइनो एसिड्स के नंबर से ज्यादा क्या मिलने चाहिए? कोडॉन्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने सजेस्ट किया कि इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। हमने ट्रिपलेट की फॉर्म में उनको अरेंज करना है, हम उनका क्या लें? यहाँ पर क्यूब लें, और अगर हम उनका क्यूब लेते हैं और हमारे पास कितने हैं कोडॉन्स? हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने हैं? 4 है, तो हर बार हम उसमें कितने कितने रखें नाइट्रोजीनियस बेसिस को? 3 रखें, और क्यूब लें उसका, तो हमारे पास कोडॉन कितने आते हैं? 64 आते हैं, और 64 जो है वो अमीनो एसिड के नंबर से काफी ज्यादा है, इसलिए ये एक रेलिवेंट कंसेप्ट यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है बेटे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने जेनेटिक कोड जो है उसके कुछ आगे फीचर्स भी दिए। उन्होंने कहा कि कोडॉन्स जो है वो हमेशा कैसे होंगे? ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 3 bases of nitrogenous bases, you can say 3 nitrogenous bases, it is in the form of a triplet. As we know 64 codons are there, but all of these are not working, only 61 codons they code for the amino acids, ठीक है बेटे। 3 codons which do not code for any amino acid they can be considered as the stop codon, ठीक है, जो कुछ भी कोड नहीं करते हैं, इसका मतलब कुछ एडिशनल फंक्शन तो होगा ही ना उनका, तो वो क्या करते होंगे? ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करने का काम करेंगे, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट में देखो क्या बोला है उसने? सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, क्योंकि कोडॉन का नंबर अमाइनो एसिड के नंबर से ज्यादा है, इसलिए वो कहता है कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसी भी हो सकती हैं जिसको एक से ज्यादा कोडॉन्स जो है वो कोड कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई कोडॉन जो है वो मिथ्योनाइन जो है उसको कोड कर रहा है, ठीक है। मिथ्योनाइन का केस नहीं लेंगे क्योंकि वो तो AUG का केस है एंड वो इनिशिएटर कोडॉन है। और कोई केस ले लेते हैं, फिनाइल एलेलीन का केस ले लेते हैं कि कोई कोडॉन फिनाइल एलेलीन जो है उसके लिए कोड कर रहा है, पर कोई दूसरा कोडॉन जो है वो भी फिनाइल एलेलीन के लिए कोड कर सकता है, क्योंकि कोडॉन हमारे पास ज्यादा है नंबर पे, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि कोड जो है वो कैसे हैं? डीजेनरेट। ऑलराइट, फिर कहता है कि कोड इज रीड इन मैसेंजर RNA इन अ कॉन्टेजियस फैशन, ठीक है बेटे। इसका क्या मतलब है? कहता है कि मैसेंजर RNA जो है उसमें ट्रिपलेट ऑफ बेसिस जो है वो अरेंज्ड है, पर ऐसा नहीं है कि अगर हमने फर्स्ट 3 बेसिस जो है उसको कोडॉन मान लिया तो उसके बाद कोई गैप है, फिर अगले 3 बेसिस आते हैं, फिर कोई गैप है, फिर अगले 3 बेसिस आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे के सारे बेसिस जो हैं वो एक दूसरे के पीछे एक चेन लाइक फैशन में अटैच है, और बेशक ट्रांसफर RNA जो है मैसेंजर RNA में से 3-3 की फॉर्म में उसको रीड करता है, पर उनके बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं है, कोई पंक्चुएशंस नहीं है, ठीक है। तो सारे बेशक 3-3 जो है उनको रीड किया जाता है, पर 3 के बाद नेक्स्ट 3 उसके एकदम बाद है, और उससे नेक्स्ट 3 जो है वो उससे एकदम बाद है, तो इस तरह से उनके बीच में नो पंक्चुएशंस और नो गैप्स आर देयर, ओके बेटे। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहते हैं? द कोडॉन्स और द कोड्स आर यूनिवर्सल, ठीक है। सारे कोडॉन्स या कोड्स जो है वो यूनिवर्सल है, सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए एक जैसे हैं, चाहे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करें एंड वी गो टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस, बैक्टीरिया से लेकर अगर तक ह्यूमन तक भी बात करते हैं, तो कहता है कि सेम कोडॉन जो है वो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अगर यू जो है वो फिनाइल एलिलीन के लिए कोड कर रहा है बैक्टीरिया में, तो ह्यूमन में भी वो फिनाइल एलिलीन के लिए ही कोड कर रहा है, ऑलराइट। फिर कहते हैं कि कुछ कोडॉन्स जो है वो एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्टार्ट कोडॉन नोन एज AUG, and this codon is performing dual function. Number 1, it codes for the
अमाइनो एसिड मिथियोनाइन, एक तो ये मिथियोनाइन अमाइनो एसिड के लिए भी कोड करेगा और दूसरा ये इनिशिएटर कोडॉन भी होगा, यानी इसने कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करवाना है। एक उसका ये भी काम है और एक उसने मिथियोनिन जो है उसके लिए भी कोड करना है। ठीक है बेटे, अब बताया था कि 64 में से 61 ही वर्किंग है और 3 जो है वो कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन्स हैं या टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं। तो ये कौन से हैं वो हमने याद रखने हैं। दीज आर द UAA, UAG एंड UGA। ठीक है बेटे, दीज आर नोन एज द स्टॉप और टर्मिनेटर कोडॉन्स। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ठीक है, नो नीड ऑफ राइटिंग बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक इन अ सीक्वेंस मैनर। आई हैव जनरली टेकन इट फ्रॉम दैट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर आरएनए। इससे पहले ना मैंने एक पिक्चर लगाई थी, वो चले गई है शायद, ये रही, देखिए यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये बेस, ये वाला टेबल कैसे बना है हम सब बना सकते हैं। इस टेबल को लर्न करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाइनो एसिड के नेम हमें पता होने चाहिए। देखो हमने क्या किया है, हमारे पास 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस है, तो उसको मैंने किस तरीके से लिख लिया, देखिए, यूरासिल, साइटोसिन, देन एडेनिन एंड देन गुआनिन। ठीक है बेटे, इस तरीके से, इस तरह से लिख लिया। उसी तरह से ऊपर भी उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। फिर यहाँ पे जो है हमने कितने बॉक्सेस बनाए हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस बनाए हैं। और अगर इस फैशन में देखेंगे तब भी हमारे पास 1 2 3 एंड कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है बेटे, फिर देखो हर एक बॉक्स जो है उसके अंदर ये जो 4 बेसिस हमने ऊपर लिखे, यानी 4 बेसिस को हमने यहाँ पे भी लिख लेना है हर एक बॉक्स के अंदर, उसी सीक्वेंस में लिख लिए। अब देखिए कैसे बनी फर्स्ट अमाइनो एसिड, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट यू लिया है, यहाँ से सेकंड यू लिया है और लास्ट में से भी मैंने एक यू लिया है। तो मेरे पास फर्स्ट अमाइनो एसिड आ गई, दैट इज यू 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 विच कोड फॉर फिनाइल एलिलेन। फिर देखो नेक्स्ट कैसे बना रही हूँ मैं, यू यहाँ से लिया, देन सी, उसमें से भी मैंने सेकंड लिया, दैट इज सी। तो आई हैव यू यू एंड सी। ओके बेटा, थर्ड वन देखिए, यू देन ए एंड देन यहाँ से भी ए, तो मेरे पास आ गया है, ठीक है, UUA। ठीक है, उसी तरह से अगले अमाइनो एसिड्स जो है उसको मैं तैयार कर लूंगी। देखो बीच बीच में कुछ मैंने थिक लेटर्स के अंदर कोडॉन्स लिखे हुए हैं, जैसे UAA है, UAG है एंड UGA है, वो कैसे कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन्स है। ठीक है, इसीलिए उनको हाईलाइट किया गया है क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन में कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। इन्होंने सिर्फ क्या करना है, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस, काफी सारे प्रोटीन्स बन गए हैं उस समय, जैसे ही ट्रांसफर आरएनए जो है मैसेंजर आरएनए में इन कोडॉन्स को रीड करेगा, तो वहीं पे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम जो है ये बॉक्स जो है इसको तैयार कर सकते हैं। हमें इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं ट्रांसफर आरएनए पर। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर कि वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनएस, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, then we have transfer RNA and then we have ribosomal RNA. Okay बेटे, so out of these transfer RNA, it is very important because this transfer RNA, it plays variety of roles. Number 1, it behave as an adapter molecule. ठीक है, कैसे ये adapter molecule की तरह behave करता है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए जो है उसका कंसेप्ट जो है वो किसके माइंड में आया था, तो साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए जो है उसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि ट्रांसफर आरएनए इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ट्रांसफर आरएनए का एक इंपॉर्टेंट रोल है और उन्होंने कहा कि ट्रांसफर आरएनए ही एक्चुअली वो अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, 2 काम करता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि एक तरफ तो वो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के पास आता है और उस मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन्स को रीड करता है और अपने दूसरे एंड पर उस कोडॉन को जिसने उसने रीड किया है उस कोडॉन के बेसिस पर अपने दूसरे एंड पे वो क्या अटैच करता है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड अटैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहती हूँ कि भाई मैसेंजर आरएनए जो है उसमें उसके पास ट्रांसफर आरएनए आया और उसने सबसे पहले कौन सा कोडॉन रीड किया, AUG कोडॉन रीड किया। तो आपको पता है कि AUG कोडॉन अगर वो रीड करेगा तो इसका मतलब अपने दूसरे एंड पे कौन सी अमाइनो एसिड अटैच करेगा, मिथियोनाइन अटैच करेगा। ठीक है बेटे, तो मिथियोनिन जो है उसको उसने अटैच कर लिया। फिर कहते हैं कि ट्रांसफर आरएनए जो है उसका एक अनदर नेम से भी हम यहाँ पे जानते हैं
एंड दैट इज नोन एज द सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में मैंने आपको ट्रांसलेशन की एक पिक्चर दिखाई हुई है। अब देखो उसमें हमें क्या नजर आ रहा है। देखो कुछ चीजें हमें उसके अंदर नजर आ रही है। ये जो स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है जिसकी पोलैरिटी क्या है 5' to 3' डायरेक्शन में है। ठीक है, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मैसेंजर आरएनए का जो स्टैंड तैयार हुआ है उसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में क्यों है? हाँ जी, मैसेंजर आरएनए जो डीएनए की हेल्प से बना है उसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में क्यों है बेटे? क्योंकि स्टैंड 3' to 5' था। हाँ, क्योंकि हमने बताया था आपको कि डीएनए स्टैंड जो है वो सिंगल एक ही स्टैंड पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, वो फर्स्ट स्टैंड होता है डीएनए का और उसकी पोलैरिटी 3' to 5' है। इसका मतलब बनने वाला मैसेंजर आरएनए कैसी पोलैरिटी रखता होगा 5' to 3'। तो देखो इस मैसेंजर आरएनए में खूब सारे नाइट्रोजीनियस बेसेस आर प्रेजेंट। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड एंड दैट इज नोन एज राइबोसोम। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस and the process of transcription, that is the synthesis of messenger RNA, takes place in the nucleus. But as soon as this messenger RNA, its processing has been done, then this ready messenger RNA, it comes out from the nucleus and it enters into the cytoplasm. और साइटोप्लाज्म में वो कहाँ पहुंचता है? राइबोसोम्स के पास पहुंचता है। और राइबोसोम्स जो है आपको पता है कि वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं सेल के, तो इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई गई है राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स। ठीक है बेटे, 7 क्या कहते हैं 11th क्लास के अंदर भी आपको हमने बताया था कि राइबोसोम्स को उनकी डेंसिटी के बेसिस पे उनका हम क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो कुछ राइबोसोम हमें स्मॉलर डेंसिटी वाले और कुछ हमें लार्जर डेंसिटी वाले मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा कैसे राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स में 80s होते हैं, हमने 70s आपको बताए थे। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसके 2 सब यूनिट्स जो है उसमें से ये नीचे वाली जो सब यूनिट है, देखिए ये वाली जहां कर्सर जा रहा है, दिस इज नोन एज द स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस वन इज नोन एज द बिगर सब यूनिट और यू कैन से लार्जर सब यूनिट। ठीक है बेटे, अब उस लार्जर सब यूनिट पे आपको 2 ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो कहते हैं कि ये 2 ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? तो देयर आर 2 साइट्स प्रेजेंट इन द लार्जर सब यूनिट ऑफ द या क्या कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है उसकी जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 2 ऐसी जगह होती हैं जहां पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है। ठीक है बेटे, एक प्लेस जो है उसके अंदर कैसा है परमानेंट प्लेस है और दूसरा प्लेस कैसा है ट्रांसफर आरएनए उसमें बार बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो कैसा प्लेस है टेम्परेरी प्लेस है। मतलब एक साइट कैसी है परमानेंट साइट है और दूसरी साइट कैसी है टेम्परेरी साइट है। ठीक है बेटे, तो देखो परमानेंट और टेम्परेरी साइट को कैसे समझेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि राइबोसोमल आरएनए सिर्फ वो जगह है, राइबोसोम सिर्फ वो जगह है जहां पे ट्रांसलेशन होना है। पर ट्रांसलेशन में सारा का सारा रोल जो है वो किसका है ट्रांसफर आरएनए का। और क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा तो जो सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए आएगा वो कौन सा ट्रांसफर आरएनए होगा? इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा। ठीक है बेटे, तो यार देखिए ध्यान से, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आता है एंड इट इंस्पेक्ट ओवर द मैसेंजर आरएनए स्टैंड। मैसेंजर आरएनए स्टैंड जो है उसकी इंस्पेक्शन करता है और उसके ऊपर कुछ टाइम मूव करने के बाद जैसे ही उसे कौन सा कोडॉन मिलता है स्टार्ट कोडॉन मिलता है, और आपको मालूम है कि स्टार्ट कोडॉन कौन सा है AUG है, तो वहां से वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट कर देता है। ठीक है बेटे, पर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि जहां पे मैसेंजर आरएनए का स्टैंड है उसमें पहले ही नंबर पे स्टार्ट कोडॉन होगा, ये जरूरी नहीं है, कुछ और कोडॉन भी हो सकते थे। तो सभी कोडॉन्स जो है उनके उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए वो कहाँ जाएगा स्टार्ट कोडॉन को ढूंढने जाएगा, जहां स्टार्ट कोडॉन उसे मिलेगा वहीं से उसने क्या करना है ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करना है। तो जिन बेसिस को उसने रीड नहीं किया जो स्टार्ट कोडॉन से पहले प्रेजेंट थे वो बेसिस कौन से हैं यहाँ पे? क्योंकि उन बेसिस ने ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, that's why these bases are known as the UTRs. They are known as UTRs, that is untranslated regions. All right, तो जैसे उसे AUG बेस मिला वहां से उसने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि ट्रांसलेशन में ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन्स को रीड करना है और उस कोडॉन को रीड करने पर अपने ऊपर क्या अटैच करने हैं एंटी कोडॉन्स। और मैंने आपको बताया था कि जिस कोडॉन को उसने रीड किया उसके बेसिस पे अपने
पोस्टीरियर एंड पर उसने क्या अटैच करनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड अटैच करनी है। तो अगर मैंने कहा कि AUG कोडॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब अटैच होने वाली अमाइनो एसिड कौन सी होगी, मिथ्योनिन होगी। ठीक है बेटे, फिर मैंने कहा कि दो जगह है, देखो ट्रांसफर आरएनए आया, उसने अपने कोडॉन्स को रीड किया, एंटी कोडॉन अटैच किया अपने ऊपर, और दूसरी तरफ उसने अमाइनो एसिड अटैच कर ली। अब इस ट्रांसफर आरएनए का काम जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है बेटे, तो ये ट्रांसफर आरएनए जो है ये थोड़े समय के लिए यहाँ रुकेगा जब तक कि कोई और ट्रांसफर आरएनए नहीं आ जाता। ठीक है, तो फिर जैसे ही दूसरा ट्रांसफर आरएनए आता है, वो ट्रांसफर आरएनए जो है क्या करते हैं, दोनों ट्रांसफर आरएनए जो है वो पहले से ही चार्ज हो चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, अमाइनो एसिड्स जो है उनको ज्वाइन करना है, इसलिए उनको किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो कहते हैं कि ट्रांसफर आरएनए ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट होने से पहले क्या करता है, चार्जिंग करता है अपनी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अमाइनो एसिड को अटैच करना है, चार्जिंग उसकी कैसे होगी, उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, और वो एनर्जी वो कहाँ से लेगा, सेल से लेगा। और सेल के पास क्या प्रेजेंट है, एटीपीज प्रेजेंट है। तो सेल के एटीपीज जब ट्रांसफर आरएनए जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने ऊपर अमाइनो एसिड्स जो है उनको ज्वाइन कर सके। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। It is known as amino acylation of the transfer RNA और you can say charging of the transfer RNA। ठीक है बेटे, तो पहले वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो चार्ज हो चुका है, उसने अमाइनो एसिड अटैच कर ली। दूसरा वाला भी जो एनर्जी लेकर आया है वो भी चार्ज फॉर्म में है, वो भी कोडॉन रीड करेगा, एंटी कोडॉन अटैच करेगा और दूसरी अमाइनो एसिड अपने साथ अटैच कर लेगा। अब देखो दो ट्रांसफर आरएनए जो चार्ज हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास पड़े हुए हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि दोनों के पास एक एक अमाइनो एसिड अटैच है। तो दो ट्रांसफर आरएनए की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें से एक ट्रांसफर आरएनए अपनी अमाइनो एसिड, ठीक है, दूसरा वाला जो सेकंड आया है उसको हैंड ओवर करके खुद वहां से क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ओके बेटे, तो अब दोनों जगह में से जो मैंने आपको बोला था कि टू साइड्स है, उसमें से एक साइड जो है वो एम्प्टी हो गई है और एक साइड जो है उस पर एक ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है जिसके पास कितनी अमाइनो एसिड्स हैं, 2 अमाइनो एसिड्स हैं, और वो वेट कर रहा है नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए की। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आए इसलिए वो पोजीशन नंबर 1 पे शिफ्ट हो जाएगा और पोजीशन नंबर 2 जो है उसको खाली छोड़ देगा। देन द थर्ड ट्रांसफर आरएनए कम्स, इट रीड द कोडॉन and it attach the corresponding amino acid and again two transfer RNAs they are in contact with each other। then जो second वाला ट्रांसफर आरएनए था थर्ड आ चुका है इसलिए उसकी वेट खत्म हो गई है, वो अपनी अमाइनो एसिड जो 2 अमाइनो एसिड उसके पास थी, एक अपनी थी और एक फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए की थी, वो किसको हैंड ओवर कर देगा, थर्ड वाले को हैंड ओवर कर देगा और वो भी वहां से मूव कर जाएगा। और जो थर्ड वाला ट्रांसफर आरएनए है वो पोजीशन नंबर 2 से पोजीशन नंबर 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, इस तरह से हमेशा सेकंड पोजीशन जो है वो क्या होती जाएगी, खाली होती जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन जो है वो परमानेंट पोजीशन बनती चली जाएगी एंड सेकंड जो है वो कैसी है, टेम्परेरी है। ये चीज पता लग रही है बेटे सभी बच्चों को? हाँ जी मैम ये फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटे इतना याद रखना है कि जो, हाँ जी अब ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे ध्यान से। मैंने आपको ये बोला है कि राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट है, सब यूनिट जो छोटी वाली है स्मॉलर सब यूनिट है उसका फंक्शन है मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड को होल्ड करना, पकड़ के रखना, और जो लार्जर सब यूनिट है उसमें अमाइनो एसिड्स जो है वो बाइंड होनी है, और लार्जर सब यूनिट ने ही क्या सप्लाई करने हैं, ट्रांसफर आरएनए सप्लाई करने हैं। ठीक है बेटे, पर लार्जर सब यूनिट पे 2 साइड्स हैं, एक साइड जो है वो परमानेंट है, एक साइड कैसी है, टेम्परेरी है। ठीक है, अब वो कहता है कि क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए आता है, किस पे आके अटैच होता है, फर्स्ट साइड पे अटैच होता है और वहां पे मैसेंजर आरएनए के ऊपर सर्च करने के बाद जैसे ही उसे AUG कोडॉन मिलता है, जो स्टार्ट कोडॉन है उसको रीड करता है, रीड करके क्या अटैच कर लेता है, अपने ऊपर अमाइनो एसिड अटैच कर लेता है, पर वो वहां से जाता नहीं है। ठीक है बेटे, क्योंकि साइट नंबर 2 अभी भी क्या है, खाली है। तो जैसे ही अभी फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो है उसका काम कंप्लीट भी हो गया है, इट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए। तो नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए भी आ जाता है, वो कोडॉन को रीड करता है और वो अपने ऊपर अमाइनो एसिड अटैच कर लेता है। अब देखो फर्स्ट वाला जो है और जो दूसरा वाला है दोनों ही कैसे हैं, चार्ज्ड है, उन्हें पहले से एनर्जी मिलकर आई है ताकि वो अमाइनो एसिड्स को इजीली बाइंड कर सके, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से अमाइनो एसिड अटैच होनी है और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये एनर्जी वो कहाँ से रिसीव करते हैं, सेल के एटीपी में से रिसीव करते हैं और इसे हम अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए कहते हैं।
तो when two adjacent transfer RNA which are the charged one, they are near to each other, तो क्या होता है, दोनों पे एक एक अमाइनो एसिड अटैच है, तो फर्स्ट वाला अपनी अमाइनो एसिड जो है वो सेकंड वाले ट्रांसफर आरएनए को हैंड ओवर कर देता है, और दूसरे वाले जो ट्रांसफर आरएनए है उसकी अमाइनो एसिड और फर्स्ट वाले की अमाइनो एसिड के बीच में क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए फ्री हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। अब साइट नंबर 1 खाली हो गई है, और साइट नंबर 2 पे एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास कितनी अमाइनो एसिड्स हैं, 2 अमाइनो एसिड है, वो साइट नंबर 2 जो है इसको वैकेंट करके साइट नंबर 1 पे चला जाएगा, एंड इट इज वेटिंग फॉर द थर्ड ट्रांसफर आरएनए। ऑलराइट, तो थर्ड ट्रांसफर आरएनए इसी तरीके से आएगा, फिर से कोडॉन को रीड करेगा, अमाइनो एसिड अटैच करेगा, और उसके बाद सेकंड वाला जो है उसने पहले से 2 अमाइनो एसिड्स जो है होल्ड करके रखी हुई है ना, अब उसके भी फ्री होने का टाइम आ चुका है, तो वो अपनी 2 अमाइनो एसिड्स जो है वो थर्ड वाले को हैंड ओवर कर देगा, और इस तरह से थर्ड वाले के पास अब कितनी अमाइनो एसिड्स हो जाएंगी, 3 अमाइनो एसिड हो जाएंगी, और सेकंड भी फ्री होके चला जाएगा। तो थर्ड वाला जो पहले पोजीशन नंबर 2 पे था अब वो पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगा, अगेन पोजीशन नंबर 2 खाली हो जाएगी। ओके बेटे, तो पोजीशन नंबर 2 फिर से खाली होगी, उस पे नेक्स्ट आ जाएगा, ऐसे कर करके जो भी नेक्स्ट आते रहेंगे वो पोजीशन 2 पे आते रहेंगे, और जो पहले प्रेजेंट होंगे वो अगली वाले पे चले जाएंगे, और आगे वाले जो ट्रांसफर आ रहे हैं वो फ्री होते जाएंगे, और पीछे वाले को वो अमाइनो एसिड्स जो है वो हैंड ओवर करते रहेंगे। इस तरह से अमाइनो एसिड्स की एक फुल फ्लैश्ड चेन जो है वो अटैच हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इस तरह से जब काफी सारे अमाइनो एसिड्स अटैच हो जाती हैं तो क्या बन जाएंगे, प्रोटीन्स बन जाएंगे। ठीक है बेटे, अब कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो है उसके अटैच होने का जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस जल्दी जल्दी हो सके इसलिए यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस जो है उसको फास्ट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देयर आर सम ऑफ द आरएनए कैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, and they are also present in the larger subunit of the ribosomal RNA. ओके बेटे, तो इस तरीके से लार्जर सब यूनिट में प्रोटीन्स बनते जा रहे हैं, जो जो प्रोटीन वहां पे बनते जा रहे हैं वो राइबोसोम्स के अंदर स्टोर होते जा रहे हैं, और इसीलिए हम राइबोसोम्स जो है उनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं सेल की। अब देखो, अब वो कहते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए है ऐसे 1 बाय 1 कोडॉन्स को रीड करके अमीनो एसिड्स अटैच करते जा रहे हैं ना, पर ऐसे करते करते एक टाइम पर वो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट ऐसे कोडॉन्स के कांटेक्ट में आएंगे जो कुछ भी कोड नहीं करते, जो स्टॉप कोडॉन्स हैं। तो जैसे ही वो स्टॉप कोडॉन्स के कांटेक्ट में आएंगे वो कुछ भी रीड नहीं कर पाएंगे, और वहीं पे अमीनो एसिड्स की जो चेन है वो रुक जाएगी और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वहां पर उन्हें क्या मिलता है, एक कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के पास रिलीजिंग फैक्टर मिलता है, और वो रिलीजिंग फैक्टर जो है वो क्या सिग्नल देता है कि यू हैव टू रिलीज द चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड and now the protein is ready and no more translation is required, so these codons are known as the stop codons। अब देखो स्टॉप कोडॉन ऐसे नहीं है कि चेन के मैसेंजर आरएनए की लास्ट में प्रेजेंट होंगे, कहीं पे बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उतना सा प्रोटीन बनना है, उसके बाद वाले जो बेसिस हैं उनका फिर फर्दर ट्रांसलेशन उस टाइम नहीं होगा। तो ऐसे बेसिस जो स्टार्ट कोडॉन से पहले प्रेजेंट होते हैं, स्टॉप कोडॉन के बाद प्रेजेंट होते हैं, और जिनका ट्रांसलेशन के अंदर रीडिंग नहीं होती है, उन बेसिस को हम UTRs कहते हैं, they are known as the untranslated regions। This is clear to all the students बेटे? Yes student, this is clear? Speak up। Yes ma'am। पता लग गया? Yes ma'am। तनविंदर? Yes बेटे, तनविंदर, any problem is there? No ma'am। पता लग रहा है, बस तुमने इतना याद रखना है कि जैसे ये फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है, इसने एक अमीनो एसिड अटैच की थी, ठीक है, तो ये यहीं पे रुका रहा, पहली जगह पे ही रुका रहा, किसका वेट कर रहा है, सेकंड वाले का। तो सेकंड आया, उसने भी अपनी अमीनो एसिड अटैच की, ठीक है बेटे। अब देखो एक एरो उसने यहाँ से यहाँ लगाया हुआ है, क्या मतलब है इसका, कि अब फर्स्ट वाला जो है वो फ्री होना चाहता है, पर वो फ्री कैसे होगा, अगर वो अपनी अटैच की हुई अमीनो एसिड किसी को हैंड ओवर करे, ठीक है। तो इसने अपनी अमीनो एसिड जो है वो सेकंड वाले को हैंड ओवर कर देनी है, और वो अमीनो एसिड उसके साथ कैसे अटैच होनी है वो आपको मालूम है कि 2 अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड एस्टैब्लिश होना है, पेप्टाइड बॉन्ड, और उसके लिए एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसफर आरएनए के पास है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला अपनी अमीनो एसिड इसको हैंड ओवर कर देगा और ये यहाँ से फ्री होके चला जाएगा, पर वो कहते हैं कि इसको अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पे,
क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ही नया ट्रांसफर आरएनए आता है। ठीक है, तो इसके पास अब 2 अमीनो एसिड आ गए, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, सेकंड पोजीशन इसने खाली कर दी। फिर अगला ट्रांसफर आरएनए आएगा, उसी तरीके से वो कोडॉन रीड करेगा, वो अमीनो एसिड अटैच करेगा। अब सेकंड वाला पहले यहीं पे रुका हुआ है, अब वो थर्ड की वेट कर रहे हैं, तो उसने थर्ड वाले को अपनी दोनों अमीनो एसिड्स हैंड ओवर कर देनी है और फ्री होके चले जाना है। और थर्ड वाले के पास अब 3 अमीनो एसिड आ जाएंगी, जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए, सेकंड ट्रांसफर आरएनए और अपनी उसकी खुद की है। तो इस तरह से पूरी चेन बनती जाएगी। और जब अब वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, ट्रांसफर आरएनए स्टॉप कोडॉन के कांटेक्ट में आते हैं, तो नो मोर अमीनो एसिड्स आर जॉइंड and there is a signal goes to the larger subunit that now it is the time to cease the process of translation। तो जितनी चेन अमीनो एसिड की बनी है उतना बड़ा प्रोटीन हमारे पास रेडी हो जाएगा और वो प्रोटीन जो है वो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट में स्टोर हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और बाद में सेल के पास उसे भेज दिया जाएगा फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स में होती है एंड दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टरीज। क्लियर है बेटे? और एक कैटलिस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि इनहैंस करता है। ठीक है बेटे, एक एंजाइम का यहाँ पे नेम दिया हुआ है उसने, अगर आपने अच्छे से देखा है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, द नेम ऑफ द एंजाइम इज राइबोजाइम, अ काइंड ऑफ ए आरएनए टाइप ऑफ एंजाइम राइबोजाइम। ठीक है, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहैंस करता है। तो इस तरीके से लास्ट में एक चीज आपने याद रखनी है कि रिलीज फैक्टर प्रेजेंट होता है स्टॉप कोडॉन के पास, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस जो है उसको सीज करने का काम करता है। दिस इज क्लियर बेटे? अब देखो नेक्स्ट मैंने ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसलेशन के बाद बस इतना ही हम आज करेंगे क्योंकि बाकी फिर ज्यादा हो जाएगा और फिर स्किप हो जाएगा आपके माइंड से। ठीक है, आज केविन आया हुआ है, सुन भी रहा है बड़े ध्यान से। और आज लग रहा है कि टाइम पे उठ गया है केविन, है ना? ऐसे ही अच्छे बच्चे बन के पढ़ना है बेटे बोर्ड की क्लास। ओके ठीक है, ओके बेटे, ट्रांसलेशन तक सब कुछ क्लियर है ना? तो देखो हमें यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 5 मार्क के। एक तो हमें आ जाएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वही प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस की अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं। एंड दूसरी तरफ कहता है कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन तो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस में होता है, पर ट्रांसलेशन के लिए मैसेंजर आरएनए को बाहर आना पड़ता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, और वहां पे ट्रांसलेशन होता है। तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स में कहता है कि जितना जितना मैसेंजर आरएनए रेडी होता है ना, उतना उतना मैसेंजर आरएनए साथ ही किसमें चला जाता है, ट्रांसलेशन के लिए भी चला जाता है। तो आप इमेजिन करिए कि थोड़ा सा ट्रांसफर आरएनए बन रहा है और साइड बाय साइड जितना बना है उसकी ट्रांसलेशन भी शुरू हो गई एंड बाकी अभी रेडी करके आगे बन रहा है। यानी दोनों चीजें जो है वो कपलिंग रिएक्शन की तरह काम करती हैं, साथ साथ चलती हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में पहले पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तैयार होता है और जब फुल फ्लैश्ड मैसेंजर आरएनए आफ्टर प्रोसेसिंग तैयार हो जाता है। प्रोसेसिंग में भी 3 स्टेप्स थे, आपको अच्छे से याद है। स्लाइसिंग होती है उसकी पहले, ठीक है, एक्सॉन को ज्वाइन किया जाता है, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, फिर उसकी कैपिंग होती है जिसमें मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होते हैं, फिर उसकी टेलिंग होती है जिसमें 200 to 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मैसेंजर आरएनए जब हेट्रोजीनियस आरएनए से फुल्ली मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए बनता है तब वो साइटोप्लाज्म में आता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन। ठीक है बेटे, ये चीज याद रखेंगे, दोनों में मेजर डिफरेंस ये है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा रेडी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, और एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको आ जाएगा ट्रांसलेशन का, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो कभी भी आपने भूलना नहीं है उसके अंदर जो मैंने अभी आपको वर्ड बताया, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। What is amino acylation of transfer RNA? It is the charging of the transfer RNA before it participate in the process so that it can easily bind the amino acid with itself. ठीक है, कौन से ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो वैसे तो ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे 2 है, एक राइबोसोमल आरएनए है जिसके अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा है, और एक कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए है जो अमाइनो एसिड्स जो है उनको लेकर आता है, उनको ज्वाइन करता है और किसको रीड करता है, मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन्स को रीड करता है।
ठीक है बेटे, तो आपको तय था कि मैसेंजर आरएनए पे स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैसेंजर आरएनए की चेन यहाँ शुरू हो रही है, वहां शुरू में ही स्टॉप कोडॉन होगा या स्टार्ट कोडॉन होगा या एंड में होगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं पे भी हो सकते हैं, हो सकता है पहले कोई और बेसिस हो और उसके बाद फिर बीच में कहीं पे स्टार्ट कोडॉन आ जाए AUG। तो इसलिए ट्रांसफर आरएनए पहले पूरी चेन के ऊपर घूमेगा, चेक करेगा कहाँ पे उसे स्टार्ट कोडॉन मिलता है, वहां से शुरू करेगा रीड करना, वहीं से फिर ट्रांसफर आरएनए माइनर से अटैच करेंगे, फिर स्टॉप कोडॉन के कांटेक्ट में आएंगे, वहां पे उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। पर दोनों तरफ कुछ ऐसे बेसिस रह जाएंगे ना जो रीड नहीं होंगे, तो ये बेसिस जो रीड नहीं होंगे वो एक्चुअली कौन से हैं, UTRs है, अनट्रांसलेटेड रीजंस। ठीक है बेटे, क्लियर है सब बच्चों को? अब कल तुम्हारी क्लास नहीं है, सैटरडे को नहीं होती है, वो इसलिए नहीं है ताकि हम जितना हमें कराया गया है पूरे वीक में वो हम उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, अब हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं बस, ह्यूमन जीनोम वाला, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन छोटा सा ही है, लैक ऑफ प्रॉन है उसके अंदर, और एक DNA फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके NCERT क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बेटे, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस बेटे, एनी